एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम वाचन कर रहे हैं डॉक्टर तुलसीराम जी के द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया भाग 7, जिसका शीर्षक है आजमगढ़ में फाका कसी। उसका पहला भाग हमने देख लिया। भाग 7 का पार्ट नंबर 1 देख लिया। आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे। लास्ट हमने देखा था कहाँ पे, याद दिला दें। सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे तथा उन्होंने ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था। यहाँ तक देखा था। अब देखते हैं आगे। आज पार्ट 2 भाग 7 और यह आखिरी भाग है। आखिरी भाग है, लेकिन हो सकता है पार्ट 3 या पार्ट 4 और 2 पार्ट लगेगा, उसमें समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बन गए थे। आपको भी यह पता चलना चाहिए। जीवन के अंतिम समय में वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। यह बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी। इन 2-4 प्रमुख जानकारी के अलावा सनवारी राम को कुछ और नहीं मालूम था, किंतु वे इन्हें बार बार दोहराया करते थे, जिससे अंबेडकर के बारे में चर्चा हमेशा जारी रहती। सहदेव तथा तेज बहादुर राम 2 अन्य छात्र अंबेडकरवादी थे। यह दोनों बाद में इंजीनियर बन गए थे। हॉस्टल के अंदर भोजनालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था। अतः इसमें रहने वाले छात्र आपस में पैसा इकट्ठा कर स्वयं मेस चलाते थे। जो छात्र घर से राशन लाते थे उसे भी मेस में जमा करके खाने का हिसाब पूरा कर लिया जाता था। जिस छात्र का पैसा या राशन का ब्यौरा समाप्त हो जाता था और आगे कुछ जमा नहीं हो पाता, तो उसका मेस में खाना बंद कर दिया जाता था। अनेक छात्रों के लिए यह विकट समस्या थी, क्योंकि वे सभी बहुत गरीब परिवारों से आते थे। मेरा खाना भी मेस में प्रायः बंद होने लगा। उस समय अंबेडकर हॉस्टल के सामने तार बाबू के नाम से मशहूर थे। दुकान के मालिक थे दुक्कू, इसलिए उनके नाम से पकौड़ी का नाम जुड़ गया था। दुक्कू जाति से तेली थे और वे स्वयं पालथी मारकर खौलती तेल की कढ़ाई के पास बैठकर बड़े पौने से पकौड़ी छाना करते थे। दुक्कू बड़ी तोंद वाले पुरुष थे, जो हमेशा सिर का बाल छिलवाए रहते थे। बड़ी तोंद मतलब पेट निकला था। वैसे हलवाई का अधिकतर पेट निकला ही रहता है। वे जीते जागते चीन के हंसते बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। वे कई प्रकार की पकौड़ियों के साथ मीट भी पकाया करते थे। उनका पकाया हर माल बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। उनके दुकान के ठीक बगल में आजमगढ़ का सबसे बड़ा ताड़ी खाना था, जहां आधी रात तक सुपरहिट बन गई थी। देर रात ताड़ी खाना बंद होने तक नशे में चूर होकर ताड़ीखोर बहुत शोर मचाते तथा प्राय आपस में झगड़ पड़ते थे। अंबेडकर हॉस्टल के मेरे 2 साल के प्रवास के दौरान कोई रात ऐसी नहीं थी जबकि इन ताड़ीखोरों के पियक्कड़ी स्वर हमने न सुने हों। उनकी याद आने पर हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ बरबस ही याद आ जाती हैं। गूंज उठे मदिरालय में ली पिया पियो की बोली। ताड़ी खाने से तो मेरा कोई खास संबंध नहीं जुड़ पाया, किंतु दुक्कू की पकौड़ी अभिन्न भोज बन गई थी। कोई सहपाठी हो या फिर मेहमान, उसके आते ही मैं दुक्कू के यहाँ हाजिर हो जाता। परिणाम स्वरूप दुक्कू हम मुझे पकौड़ियाँ उधार देने लगे, किंतु 3-4 दिन से ज़्यादा उधारी नहीं चल पाती थी, क्योंकि पैसा वसूलने में दुक्कू का कोई जवाब नहीं था। ऐसा करते समय तेल में डूबी उनकी कपर छिलवा आकृति हंसते हुए बुद्ध से शीघ्र ही एक कृपण सूदखोर के रूप में बदल जाती थी। फिर भी दुक्कू मेरे बहुत काम आते थे। मेस में मेरा खाना जब भी बंद हो जाता, मेरा काम दुक्कू की पकौड़ियों से चल जाता था। जैसा कि 3-4 दिन से ज़्यादा उनकी उधारी नहीं चल पाती थी, इसलिए पकौड़ियों खाना बंद हो जाता था, जिसका मतलब था फाका कसी शुरू। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा दुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कसी से गुजरी, यानी कि भूखे पेट। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मण के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। फिर भी आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। शहर में रहने का अपना आकर्षण था। इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आजमगढ़ से बनारस तक संपन्न हुई, वह भी बड़ी विचित्रता के साथ।
उन दिनों हर 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के किसी भी ट्रेन में बैठकर आसपास के शहरों की यात्रा कर आते थे। तर्क यह होता था कि स्वतंत्रता दिवस पर रेलगाड़ी फ्री कर दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अतः इसी तर्क के सहारे अंबेडकर हॉस्टल के जोखूराम, यमुना प्रसाद तथा बलवंत के साथ आजमगढ़ के पल्हनी स्टेशन से रात के 9 बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी पकड़कर हम जौनपुर के शाहगंज जंक्शन पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद दिल्ली से बनारस की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। मेरी पहली और बिना टिकट यानी WT मतलब विदाउट टिकट यात्रा ने मुझे 15 अगस्त 1964 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया। और देर रात का समय था, इसलिए सुबह होने का इंतज़ार स्टेशन पर ही करना पड़ा। रेल यात्रा का कुतूहल सिर पर सवार हो चुका था। यात्रा के दौरान रोचक बात यह थी कि रेलगाड़ी में या उसके आसपास किसी रेलकर्मी को देखते ही तमाम छात्र नारा लगाना शुरू कर देते थे। नारों में शामिल था 15 अगस्त जिंदाबाद तथा महात्मा गांधी जिंदाबाद इत्यादि इत्यादि नारे, जिंदाबाद वाले। इन्हीं नारों से गूंजती हुई हमारी गाड़ी बनारस तक पहुंची थी। इस यात्रा में एक दिलचस्प घटना थी हमारे साथ शराब के नशे में चूर एक यात्री का सफ़र। वह अपनी संपन्नता के बारे में खूब डिंग मारता जा रहा था। सभी सहयात्री उसकी यह प्रभावित तोतली जबान का खूब मज़ा लेने लगे। बनारस पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले वह अपने पैरों का मोजा निकालकर उसे झकझोरने लगा। मोजे में से 100 रुपए के 5 नोट छिटक कर डिब्बे के फर्श पर गिर गए। वहाँ खड़े एक आदमी ने उन्हें उठा लिया, किंतु शराबी उसे देख नहीं पाया। वह इधर उधर नोटों को ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसका नशा उतरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हम बनारस जंक्शन पर हाजिर हो गए, यानी पहुंच गए। इस बीच हमारे सहयात्री यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पड़ गए जिसने नोटों को उठा लिया था। यमुना प्रसाद उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए कहने लगे कि उन रुपयों को गिरते हुए उन्होंने भी देखा था, इसलिए उसमें उनका भी हिस्सा बनता है। उस आदमी ने डरकर उन रुपयों में से 200 रुपया यमुना प्रसाद को दे दिया। कुल 500, 300 अपने पास रखा, 200 दे दिया। हम सभी भौचक यमुना प्रसाद को देखते रह गए। जाहिर है उस जमाने में 500 रुपया एक बड़ी रकम थी और 200 रुपये में तो मेरा साल भर का खर्चा निकल सकता था। सोचिए कितना था, बहुत ज़्यादा रकम थी। 200 में आज केवल 2 दिन का खाना, उस दिन यदि कम से कम में करो तो 1 साल का खर्चा। मेरे मन में यह बात उठती थी कि मैं भी पुलिस के हवाले से यमुना प्रसाद को धमकाकर कुछ ऐंठ लूँ, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। आखिरकार यमुना प्रसाद अंबेडकर हॉस्टल के सहपाठी जो ठहरे। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम चारों साथियों ने तय किया कि सभी लोग अलग अलग स्वतंत्र होकर शहर का भ्रमण करेंगे। मेरे अंदर सबसे बड़ी हलचल थी। पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को देखने की। रिक्शे वाले से पूछते पूछते पैदल ही मैं दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा के किनारे पहुंच गया। बरसात का दिन था, इसलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर उफन रही थी। बहुत पानी भरा था, मतलब मेरे सामने पानी ही पानी था। एक स्थान पर इतना ज़्यादा पानी मैंने पहली बार देखा जीवन में। दशाश्वमेध घाट की पक्की सीढ़ियाँ देखकर भौचक रह गया था। उन दिनों बनारस की गंगा में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती थीं और वे अक्सर पानी में धड़ाम धड़ाम उछलती कूदती दिखाई देती थी। स्थानीय लोग उन्हें सोंस कहते थे, सोंस। दशाश्वमेध घाट पर खड़े मैंने भी अनेक सोंसों की कुदान को देखा। उस समय तक मैंने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना था, इसलिए सोंस से बहुत डर लगता था। गांव के लोगों से सुना था कि सोंस आदमी को निगल जाते हैं, अतः मेरी आंखों के सामने बड़ा डरावना दृश्य था। किंतु गंगा के बारे में अनेक किंवदंतियाँ जागृत हुई। सबसे बड़ी किंवदंती यह कि गंगा में नहा लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मैं चाहते हुए भी गंगा में सोंसों के डर से नहा नहीं पाया। मैं घाट की सीढ़ियों पर उछलते पानी में पैर धोकर ही संतुष्ट हो गया। अनेक गेरुआधारी साधुओं को वहां नहाते जरूर देखा था। करीब घंटे भर खड़ा होकर गंगा का नज़ारा देखता रहा। कल्पना में वह बार बार मुझे शंकर की जटा में समाती नजर आ रही थी। क्या गंगा जी? वहाँ से हटने का जी नहीं करता था, किंतु 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ी से विदाउट टिकट वापस चले जाने की मजबूरी मुझे वहाँ से पास ही स्थित काशी विश्वनाथ सुनहरे गुंबद वाले मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर में प्रवेश करते
बहुत भयभीत हो गया था। सुन रखा था कि बनारस के पंडे बहुत खूंखार होते हैं और एक ठहरे दलित, अतः अपना जाति ज्ञान बहुत डराने लगा था। इसलिए शीघ्र ही भक्ति भावना से शिवलिंग का दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गया। फिर पूछते पूछते बीएचयू की तरफ चल पड़ा। वहाँ से बीएचयू 4 किलोमीटर दूर था। गोदौलिया से दक्षिण जाने वाली सड़क पर चलते हुए मदनपुरा, सुनारपुरा, भदैनी, अस्सी तथा लंका होते जब मैं बीएचयू गेट पर पहुंचा तो उसका भव्य मुख्य की मूर्ति थी। मुख्य द्वार देखकर दंग रह गया। सामने विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की मूर्ति थी। मुख्य द्वार के अंदर स्थित प्रॉक्टर ऑफिस के सामने रखे एक श्यामपट्ट पर लिखी सूचना में कहा गया था कि आज बीएचयू तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी मैच होगा। वहां से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति ने पूछने पर बताया कि दोपहर का 1:30 बजा है। मैच 2 बजे से शुरू होने वाला है। इस मैच को देखने की मेरी उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई, अतः पूछते पूछते मैं बीएचयू के एम्फी थिएटर स्थित स्टेडियम पहुंचा। यह मैच मेरे लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। छात्रों से भरी भीड़ स्टेडियम में डफली तथा घंटा बजा बजा कर नारा लगा रही थी, बीएचयू का टेम्पो हाई है। बार बार दोहराया जाने वाला यह नारा मुझे अत्यंत मोहक लगता था। यह मैच बीएचयू की टीम हार गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहां मैं बैठा था, मेरे ठीक बगल में बीएचयू लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी तपसी राम बैठकर मैच देख रहे थे। मैं उनके लिए अज्ञात था, किंतु मेरा रूप रंग देखकर उन्होंने भाप लिया कि मैं बीएचयू का छात्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने घबराते हुए उन्हें बताया कि आजमगढ़ से 15 अगस्त का फ़ायदा उठाकर विदाउट टिकट बनारस देखने आया हूँ। उन्होंने हंसते हुए पूछ दिया, बिरादर हुआ का? बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और समझ गया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने हाँ कह दिया तो तपसी राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो भी जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया और जाति भी। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिरला हॉस्टल ले गए, जहाँ उनका निवास था। रास्ते में पड़ा संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि की इमारतों से वे मुझे परिचित कराते रहे। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मैंने मन ही मन प्रण कर लिया कि हर हाल में मैं भी भविष्य में इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगा। सकुचाते हुए मैंने तपसी राम से कहा कि मैं भविष्य में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, किंतु घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ अपने बल पर करना है। तपसी राम ने आश्वस्त करते हुए मुझसे कहा कि पहले इंटर पास कीजिए, फिर देखा जाएगा। बिरला हॉस्टल में गुलाब जामुन तथा चाय से स्वागत के बाद तपसी राम ने बीएचयू के अंदर नवनिर्मित विशाल विश्वनाथ मंदिर दिखाया। वहाँ प्रथम मंजिल पर कुछ भक्तजन भजन गा रहे थे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अत्यंत शास्त्रीय स्वर में मीराबाई का पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे को गा रहा था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सारों श्लोक लिखे थे। अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर के दीवार के एक हिस्से में गुरु रविदास का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अब शाम हो चली थी। बड़े बड़े पेड़ों वाली सड़कों के आर पार झलकती गेरुआ रंग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बैरागी सा बना दिया। छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, किंतु विदाउट टिकट वापस चले जाने की व्यवस्था ने मुझे तपसी राम से विदा लेकर शीघ्र ही रेलवे स्टेशन पहुंचाया। संयोगवश वहां जोखू, यमुना प्रसाद और बलवंत पुनः मिल गए। बनारस से आजमगढ़ की हमारी वापसी यात्रा एक बार फिर 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद इत्यादि नारों के बीच पूरी हुई। रास्ते भर मेरी कल्पना में गंगा बहती रही, उसमें सांस उछलते रहे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ललचा ललचा कर निराश करती रही। 15 अगस्त 1964 की पहली रेल यात्रा, वह भी बिल्कुल फ्री, ने मुझे बनारस तो घुमा दिया, किंतु बीएचयू का आकर्षण अत्यंत दुखदायी साबित होने लगा। तपसी राम एक आशा की किरण के रूप में जरूर दिखाई देते थे। हरदम बस यही धुन सवार थी कि इंटर पास करते ही बीएचयू जाधम को 24 घंटे के अंदर ही अंबेडकर हॉस्टल आते ही जीवन यापन की सारी समस्याएं मौलिक रूप में पुनः खड़ी हो गई। सबसे विकट समस्या थी अंबेडकर हॉस्टल को लेकर 2 कथित मैनेजरों में लड़ाई। जैसा कि हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी थे, किंतु आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता रामधन, जो उस समय एक वकील थे, ने हॉस्टल पर अपना अधिकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा ठोक दिया, जिसके कारण हॉस्टल की मात्र 300 रुपये मासिक मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो गई। उस समय अंबेडकर हॉस्टल की पूरी इमारत मात्र 50 रुपये मासिक किराए पर ली गई थी।
इस इमारत में 4 बड़े बड़े हाल नुमा कमरे थे तथा 3 बरामदे थे। इस चौकोर इमारत के बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। एक एक कमरे में 10-10 छात्र रहते थे। इस तरह हमेशा 50-60 छात्र इसमें रह लेते थे। पूरी इमारत खपड़ैल थी। इस इमारत के मालिक आजमगढ़ के रफ़ी सफ़ी 2 वकील भाई थे। रामधन द्वारा दवा पेश करने से सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण हॉस्टल का किराया भी बंद हो गया, अतः दे दिया। उस समय हॉस्टल के सारे छात्र चिंतित हो उठे। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई। सोचता था हॉस्टल से निकल गया तो कहाँ रहूँगा। मामला भ्रष्टाचार का था। हॉस्टल को 300 रुपये मासिक मिलने वाली सहायता को हड़प लेने का मामला था, जिसको लेकर शुभचरण वियोगी और रामधन में तनातनी चल रही थी। मतलब 300 रुपये सहायता मिल रहा था, 50 रुपये में मासिक किराया था, तो ये होता है कि 250 रुपये हड़प ले रहे हैं। 250 रुपये 1964 में बहुत थे, जिसको लेकर शुभचरण वियोगी और रामधन में तनातनी चल रही थी। शुभचरण वियोगी मैनेजर थे हॉस्टल के। समस्या का कोई निदान दिखाई नहीं देता था। हम डरे हुए थे कि कहीं पुलिस आकर मकान खाली न करा दे। अंततोगत्वा एक उपाय काम आया। कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह की सलाह पर हम सभी छात्र कचहरी पहुंचकर रामधन से विनती करने लगे कि या तो ये हॉस्टल को चलावें या उस पर अपना दावा पेश न करें। ऐसा छात्रों ने उनसे लिख कर देने की अपील की। उत्तर में रामधन ने गुस्से में आकर छात्रों को वहां से भाग जाने को कहा। इतना सुनते ही सहदेव के नेतृत्व में छात्रों ने कचहरी में ही रामधन को जूतों चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। उस दिन बड़ी मुश्किल से रामधन की जान बची थी। मैं भीड़ में खड़ा खड़ा सारा नज़ारा देख रहा था। परिणाम स्वरूप रामधन ने हॉस्टल से अपना पल्ला झाड़ लिया और बंद सरकारी सहायता चालू हो गई। इस घटना के बाद कुछ छात्रों को पुलिस कोतवाली में गिरफ्तारी करके ले जाया गया था, जिन्हें उसी रात तेज बहादुर सिंह ने रिहा करा दिया। वहीं विधायक मंत्री। इस तरह हॉस्टल खाली करने के संकट से हम उबर गए। हॉस्टल में खुशखबरी वापस आते ही अहमदी बीबी का झाड़ू भी वापस आ गया। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी, जो अम्बेडकर हॉस्टल तथा उसके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही अहमदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वे अत्यंत खूबसूरत थी, किंतु युवावस्था में ही सूनापन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वे सभी के साथ बहुत शराफत से पेश आती थी। उस समय अम्बेडकर हॉस्टल में कोई शौचालय नहीं था। हॉस्टल के पीछे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए लाल डिग्गी का ऊंचा बांध बनाया गया था। उसी के पास एक सार्वजनिक शौचालय था। एक टूटे फूटे कमरे में गोल छेद के आसपास 2 ईंटें रखे हुए थे और नीचे जमीन पर एक घड़ा रख दिया गया था। मैलों से भरे इन घड़ों को 2 महिला शौचालय आजमगढ़ के अनेक हिस्सों में बने हुए थे, जहां महिलाएं काम करती थीं। जो 2 महिलाएं अम्बेडकर हॉस्टल के आसपास के शौचालयों में काम करती थी, वे दिन भर पान चबाया करती थी। जाहिर है, जिस प्रकृति का उनका काम, उसमें पान सहयोगी का काम करता था। काम खत्म करने के बाद वे एक पान की दुकान से दूसरी दुकान पर चलायमान रहती। किसी से भी वे बड़ी आसानी से हंसी मजाक कर लेती थी, किंतु यदि जरा भी अनबन हो गई तो गोली की रफ्तार से उनके मुंह से गालियां फूट पड़ती थी। आगे इतना ही नहीं, वे तुरंत बाल्टी में भर मैला उठा लाती और अंधाधुंध आते जाते लोगों पर फेंकना शुरू कर देती। उनके इस कृत्य से सड़क पर भागता हुजूम पूर्ण रूप से बेबस नजर आता था। एक बार मैं भी ऐसे बेबस हुजूम का हिस्सा बन गया था। जनवरी 1965 का महीना था। आजमगढ़ चौक के पूर्वी सड़क स्थित कुख्यात कालीनगंज मोहल्ले के एक स्टूडियो से पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाकर वापस आ रहा था। इस बीच उन्हीं दोनों महिलाओं से किसी की तकरार हो गई। देखते ही देखते मैलों की बौछार से सड़क वीरान हो गया। जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागने के बावजूद उनके निशाने से मैं अपनी पीठ को नहीं बचा सका, यानी उनके पीठ पे लग गया मैला। कालीनगंज मोहल्ला इसलिए बदनाम था क्योंकि वहाँ धन के बदले औरतें अपनी रातें बेचा करती थीं, यानी वेश्यावृत्ति। ऐसी औरतों को अपने अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ, जो चाणक्य ने लिखा है, जिनका नाम कौटिल्य है, ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और मंत्री भी, पर्ण सुंदरी कहा है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इन्हें पर्ण सुंदरी कहा है। पर्ण मुद्रा को कहते हैं। शायद कोई ना कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, अन्यथा मैला ढोने वाली ये दोनों महिलाएं पर्ण सुंदरियां नहीं बनती। शाम होते ही
श्रृंगार में डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में बदल जाती थी और इनको देखते ही ऐसा लगता कि मानो सारा शहर ही इनसे परिचित है। कालीनगंज के संदर्भ में एक अन्य घटना वाली यह बात अगले अंक में देखेंगे, पार्ट 3 में। तो आपको यह आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा या फिर आपने शिकायत सुझाव दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।